हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टेक्निकल क्वेश्चन की इस सीरीज़ में आज मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, आज की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डीआरडीओ टर्नर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, हीरे की मोटाई मापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, सौर के मापन के लिए। तो जो हमारी डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है वो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग डैश डैश की आग बुझाने के लिए किया जाता है। ये देखो क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी में पूछा हुआ है ना। तो क्लास बी की आग बुझाने के लिए करते हैं, क्लास डी की आग बुझाने के लिए, क्लास ए की या क्लास सी की। तो जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो हमारा क्लास बी की आग बुझाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि हमारा क्लास ए की आग जो बुझाने के लिए हम लोग सोडा एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्लास डी की आग बुझाने के लिए, ड्राई पाउडर का यूज़ एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। ठीक है, और हमारा जो क्लास डी की आग होती है उसको हम बुझाने के लिए CTC एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। ठीक है, CTC एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर याद रखना। कोण मापने के लिए साइन बार की लंबाई कैसे ली जाती है? ये आपका इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है। रोलर के बाहरी किनारे से, साइन बार की पूरी लंबाई से, उपरोक्त में कोई नहीं, दोनों सिरों में लगे रोलर के सेंटर से। तो जो हमारा साइन बार होता है उसका साइज जो लिया जाता है वो दोनों रोलर जो होते हैं इस तरह से हमारा साइन बार रहता है। तो इसका जो सेंटर, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है, इसके सेंटर पॉइंट से इसकी लंबाई ली जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाए। दोनों सिरों के रोलर के सेंटर से लिया जाता है। ठीक है, इसके साइज जो हमारा जो बना होता है ये स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना रहता है। क्रोम स्टील का बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्नियर कैलिपर के लिए मुख्य पैमाने का पठन यानी कि मेन स्केल की जो वैल्यू दी है वो 20 mm है। और सबसे कम काउंट यानी कि लीस्ट काउंट जो है उसका जिस कैलिपर की वो 0.02 mm। और 26वें विभाजन के मुख्य पैमाने यानी मेन स्केल के साथ वर्नियर विभाजन के मेल होने पर यहाँ पे कुल रीडिंग क्या होगी? ठीक है, यहाँ पे कुल लिखा है, कुल रीडिंग क्या होगी? तो हमारा जो इसका वर्नियर कैलिपर का जो हमारा रीडिंग होता है उसका फार्मूला होता है मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू में वर्नियर स्केल। ठीक है, तो हमारा मेन स्केल का वैल्यू दे रहा है, कितना दे रहा है? 20 mm है। ठीक है, और प्लस में लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट कितना दे रहा है इसमें? 0.02 mm, तो 0.02 mm। ठीक है, इनटू में वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल कितना दे रहा है? 26वां विभाजन इसका मैच खा रहा है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 और प्लस ये 26 दूना क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा, यानी कि 0.52 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो टोटल रीडिंग आ जाएगा वो आ जाएगा 20.52 mm। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए यूपीआरएल में पूछा हुआ है, 2021 में भी हार्डली अभी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीटों की मोटाई मापन हेतु कौन से गेज का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है इसरो में पूछा हुआ है कि जो हमारा सीट होती हैं उनका मोटाई जो है उनका मापन करने के लिए कौन सा गेज होता है? वहाँ पे फिलर गेज का यूज़ करते हैं, रिंग गेज का यूज़ करते हैं, प्लग गेज का यूज़ करते हैं या वायर गेज का? तो सीट की मोटाई मापन हेतु ये सीट या हमारे जो वायर होते हैं उनका साइज लेने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? वायर गेज। इसे हम लोग SWG बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SWG, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, ये हमारा
स्टेनलेस स्टील या फिर स्प्रिंग स्टील का बना रहता है। ठीक है, इसका जो साइज होता है ये 0 से 36 नंबर साइज में आता है। ठीक है, 0 से 36 नंबर साइज में आता है। 0 नंबर जो होगा वो हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा रहता है, सबसे बड़ा रहता है। जबकि 36 नंबर जो होगा सबसे छोटा रहता है, ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद अब फिलर गेज है। फिलर गेज होता है, ये भी हमारा क्या है, स्प्रिंग स्टील का बना रहता है। ठीक है, बना रहता है। इसके ब्लेड की लंबाई पूछता है, तो इसके ब्लेड की जो लंबाई होती है 100 mm रहती है। ब्लेड की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 100 mm होती है। ठीक है, रिंग गेज जो होता है ये हमारे बाहरी जॉब को चेक करने के लिए, राउंड बाहरी जॉब चेक करता है। ठीक है, चेक करता है। ठीक है, उसके बाद प्लग गेज जो ये अंदरूनी जॉब को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल या उत्तल वक्र त्रिज्या की जांच करने के लिए किस प्रकार के गेज का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन यूपीआरएल में 2016 में पूछा हुआ है। फिलेट गेज का यूज़ करते हैं यहाँ पे, फिलर गेज का, स्लिप गेज का, स्नैप गेज का। तो वहाँ पे हम लोग फिलेट गेज का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलेट गेज का यूज़ करते हैं। और ये जो गेज होता है इसे हम लोग रेडियस गेज भी बोलते हैं, रेडियस गेज। ठीक है, इसको हम लोग रेडियस गेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें इस तरह से रहता है कुछ, इसमें अवतल और उत्तल सतह दोनों बनी रहती हैं। ठीक है ना, तो उस दोनों सतह को चेक कर सकता है ये। ठीक है, इसके बाद हमारा फिलर गेज बताया, ये 100 mm लंबाई में आता है, 100 mm में आता है। ये हमारा स्टेनलेस स्टील या फिर स्प्रिंग स्टील का बना रहता है। ठीक है, स्लिप गेज होता है, ये हमारे सेट में आते हैं 112, 88, 45 के सेट में आते हैं। ठीक है, स्नैप गेज भी क्या है, जॉब का बाहरी सरफेस को चेक करने के लिए जॉब को चेक करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रोमीटर में मिलीमीटर पैमाना चिन्हित होता है। ये क्वेश्चन यूपीआरएल ने पूछा हुआ है। थिम्बल पर, एनविल पर, बैरल पर या स्पेंडल पर। तो जो हमारा माइक्रोमीटर में पैमाना, मिलीमीटर जो पैमाना होता है कहाँ पर होता है, तो हमारा वो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बैरल पर होता है। इसको हम लोग, बैरल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लीव। ठीक है, इसके बाद ये हमारा जो माइक्रोमीटर होता है ये हमारा इनवार स्टील का बना होता है, इनवार स्टील। ठीक है, इनवार स्टील का बना रहता है। इनवार स्टील, इसमें क्या होता है, इसके इनवार स्टील जो होती है इसे थर्मल एक्सपांसन कम होता है, यानी कि ताप लगने के कारण क्या होता है, इसका प्रसार जो होता है बहुत कम होता है। इस वजह से, क्योंकि ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, इस वजह से हम लोग इसको इनवार स्टील से बनाते हैं। हमारा इनवार स्टील 30% क्या होता है, निकल को मिलाने से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया में पूरक धातु यानी फिलर मेटल अपेक्षित, यानी कि फिलर मेटल का यूज़ नहीं होता है। आर्क वेल्डिंग में, प्रतिरोध वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में, ये सभी में। तो हमारा जो कौन सी वेल्डिंग होती है जिसमें हम लोग का फिलर मेटल का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो हमारा प्रतिरोध वेल्डिंग होती है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो प्रतिरोध वेल्डिंग होती है इसमें ब्रास के क्या रहते हैं, ब्रास के और कॉपर के क्या रहते हैं, कॉपर के इनके पॉइंट होते हैं। उसमें क्या किया जाता है, ताप को, यानी कि उसमें पावर सप्लाई दिया जाता है, और पावर सप्लाई के कारण क्या होता है, दोनों जो मेटल रखा जाता है बीच में, और वो हीट होके क्या हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डर मिश्र धातु बनी होती है, ये भी क्वेश्चन यूपीआरएल ने पूछा हो। टिन और तांबे से, शीशे और तांबे से, टिन और एंटीमनी से, टिन और शीशे से। तो जो हमारा सोल्डर होता है वो हमारा टिन और शीशे से मिलकर बना होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेजिंग प्रक्रिया में सामान्यतः उपयोगी फ्लक्स होता है। ये क्वेश्चन लखनऊ मेट्रो में पूछा हुआ है। सोडियम नाइट्रेट का, बोरेक्स का, सिल्वर नाइट्रेट का, जिंक क्लोराइड का। तो वहाँ पे हम लोग बोरेक्स का यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिंक क्लोराइड होता है, इसे हम लोग किल्ड स्प्रिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। ये पूछता है कि जिंक क्लोराइड का और क्या नाम है, तो किल्ड स्प्रिट से बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 500 ग्राम के हथौड़े के लिए हथौड़े के हैंडल की लंबाई लगभग होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 325 mm, 300 mm, 275 mm या 350 mm। तो जो हमारा 500 ग्राम का हैमर होता है, उसके हैंडल की लंबाई 325 mm होनी चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो हमारा हैमर होता है मार्किंग के लिए पूछता है कि मार्किंग के लिए हैमर का जो वेट होता है, वजन वो 250 ग्राम होता है। ठीक है, 250 ग्राम पूछता है कि मार्किंग के लिए जो हैमर होता है वो उसका वेट कितना होता है, तो 250 ग्राम। अच्छा, जो हैमर होता है वो हमारा ड्राफ्ट फोर्ज स्टील का बना होता है। ड्राफ्ट फोर्ज स्टील बना रहता है। ठीक है, पूछता है कि हैमर जो होता है किसका बना होता है, तो ड्राफ्ट फोर्ज स्टील से बना होता है। और हैमर का जो साइज होता है, इसका साइज मार्केट में जो मिलता है, ये भार और पिन के आधार पर ठीक है, भार और पिन के आधार पर मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में धातु के गुण में कौन सा यांत्रिक गुण नहीं है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रत्यास्थता, चीमड़पन, आघातवर्धकता, चालकता, यानी कि कंडक्टिविटी। तो ये हमारा क्या, ये धातु का यांत्रिक गुण नहीं है, ये हमारा क्या होता है, भौतिक गुण है। भौतिक गुण है, जैसे कि रंग, संरचना, है ना, रंग, संरचना, चालकता, गलनीयता, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब सारी हमारी क्या, गलनीयता, ये सारी हमारी क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है। चीमड़पन क्या होता है, जिसके कारण धातु पर का बल लगाने से क्या होता है, वो मुड़ता तो है लेकिन टूटता नहीं है। ठीक है, मुड़ जाएगा लेकिन टूटता नहीं है। ये प्रॉपर्टी किसमें होती है, चिमड़ापन के कारण। आघात बढ़ता है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी गोल्ड में पाई जाती है, गोल्ड में। ठीक है। प्रत्यास्थता, इसे प्लास्टिसिटी बोलते हैं। अगर किसी धातु में कोई हम लोग फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद हम फोर्स वापस हटा लेते हैं, तो वो अपनी अवस्था में वापस आ जाती है। ये हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता, यानी कि प्लास्टिसिटी कहलाती है, इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है। क्वेश्चन डीआरडीओ में टर्नर ट्रेड में पूछा हुआ है। जल में करते हैं इसको संग्रह, हवा में करते हैं, केरोसिन में करते हैं, एमोनिया में करते हैं। तो जो हमारा सोडियम धातु होती है उसे हम लोग केरोसिन में, यानी कि मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस्पात जिसमें 0.8% कार्बन मौजूद होता है उसे कहते हैं, इसरो में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाइपर यूटेक्टाइल स्टील, हाइपो यूटेक्टाइल स्टील, यूटेक्टाइल स्टील या ढलुआ लोहा। तो उसे हम लोग यूटेक्टाइल स्टील बोलते हैं। 0.8 से कम होगा, 0.8 से कम होगा तो हमारा क्या होगा, हाइपो यूटेक्टाइल स्टील कहलाता है। जबकि 0.8 से अधिक होगा, तो वो हमारा हाइपर यूटेक्टाइल स्टील कहलाता है। और ये क्या होगा, कम होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, हाइपो यूटेक्टाइल। जस्ट 0.8 होगा तो यूटेक्टाइल बोलते हैं। अच्छा, ढलुआ लोहे में जो कार्बन परसेंट होता है वो 2% से 4% तक रहता है। ठीक है, ये भी पूछता है ढलुआ लोहे में कार्बन परसेंटेज। और सबसे ब्रिटल
लोहे की सबसे ब्रिटल धातु है कौन सी? डलवा लोहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड रेस्ट को निम्नलिखित में से किस पर फिट किया जाता है? ये क्वेश्चन DMRC में पूछा हुआ है। क्रॉस स्लाइड पर, टूल पोस्ट पर, या फिर टेल स्टॉक पर, या फिर हेड स्टॉक पर। तो जो हमारा कंपाउंड रेस्ट होता है उसे हम लोग कहाँ पर फिट करते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसे हम लोग क्रॉस स्लाइड पर फिट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राउन एवं शार्प टेपर किस में प्रयुक्त होते हैं? ALP टर्नर ट्रेड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेथ मशीन में, शेपर मशीन में, ड्रिल मशीन में, या फिर हमारा मिलिंग मशीन में। तो जो ब्राउन एंड शार्प टेपर होता है वो हमारा मिलिंग मशीन में पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, जबकि हमारा लेथ मशीन में, ड्रिल मशीन में मोर्स टेपर पाया जाता है। मोर्स टेपर ये हमारा MT0 से MT7 तक आते हैं। ठीक है, MT0 से MT7। जबकि ड्रिल मशीन में जो होता है MT1 से MT5 तक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पावर ट्रांसमिशन में स्लिप होते हैं? ये क्वेश्चन DMRC में पूछा हुआ है। गियर ड्राइव में, चैन ड्राइव में, बेल्ट ड्राइव में, या स्पॉकेट में। तो स्लिपेज जो होता है हमारा बेल्ट ड्राइव में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये गियर ड्राइव, चैन ड्राइव और स्प्रॉकेट ये तीनों हमारे पॉजिटिव ड्राइव में आते हैं। पॉजिटिव ड्राइव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव ड्राइव में आते हैं। इनमें स्लिप नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिच्छेदी शाफ्टों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त गियर का नाम। ये क्वेश्चन इसरो में देखो पूछा हुआ है। इसे हेलिकल गियर बोलते हैं, बेवल गियर बोलते हैं, स्पर गियर बोलते हैं, रैक एंड पिनियन बोलते हैं। तो उसे हम लोग बेवल गियर बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रैक एंड पिनियन जो होता है इसका प्रयोग रोटरी मोशन को लीनियर में और लीनियर को रोटरी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, इस पर गियर का समांतर शाफ्ट में करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ समांतर शाफ्टों में किया जाता है। जो हेलिकल गियर होता है इसका यूज़ भी समांतर शाफ्टों में किया जाता है, समांतर शाफ्ट में। लेकिन ये क्या करता है, ये जो स्पर गियर होता है इससे अधिक पावर ट्रांसमिशन करने में यूज़ होता है। और इसके जो ये जो दांते होते हैं वो एक एंगल में कटे रहते हैं। दांते जो होते हैं वो एक एंगल में काटे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें जरूर याद रखें। सारे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक सेट जिसमें कई गियर प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्वेश्चन पूछा है। गियर ट्रेन बोलते हैं उसे, बेवल गियर बोलते हैं, स्पर गियर बोलते हैं, या फीडर बोलते हैं। तो उसे हम लोग गियर ट्रेन बोलते हैं। इसमें 3 गियरों का सेट होता है। 3 गियर का क्या रहता है? सेट रहता है। ठीक है, सेट रहता है। बेवल गियर का प्रयोग प्रतिच्छेदी शाफ्टों में इसका यूज़ किया जाता है। स्पर गियर का प्रयोग समांतर शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के लॉकिंग में नट के चारों ओर आधे हिस्से तक एक स्लॉट काटा जाता है? ये क्वेश्चन DMRC में पूछा है। लॉक नट में, कैसल नट में, सेल्फ लॉक नट में, या सॉन नट में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सॉन नट में आधे हिस्से तक क्या रहते हैं? स्लॉट कटे रहते हैं। ठीक है, सेल्फ लॉकिंग नट होते हैं साइमन नट बोलते हैं, साइमंड्स नट। ठीक है, इसे साइमन नट भी बोलते हैं। ठीक है, जो कैसल नट होता है इसमें क्या होता है? स्प्लिट पिन का यूज़ किया जाता है लॉकिंग के लिए। स्प्लिट पिन यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, जबकि लॉक नट होता है इसमें 2 नट होते हैं। एक को क्लॉकवाइज
और दूसरे को एंटी क्लॉक वाइज टाइट किया जाता है, जिससे वाइब्रेशन के कारण ये क्या होते हैं, ढीले नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विमा की ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? ये क्वेश्चन यूपीआर ने पूछा है। टॉलरेंस कहते हैं उसे, मूलाकार कहते हैं, फिट कहते हैं, या नॉमिनल आकार। तो उसे हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिट जो होती है हमारे 3 टाइप की होती हैं, क्लियरेंस आती है, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। फिट जो होती हैं क्लियरेंस, ट्रांजिशन, इंटरफेरेंस। ठीक है ना, ये 3 टाइप की फिट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकेनिकल सरफेस, ये मैकेनिकल होगा, यहाँ पे ये मैकेनिकल होगा। ठीक है, मैकेनिकल है, ये कटा है। मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का स्टाइलिश बना होता है। ये क्वेश्चन एएलपी में पूछा हुआ है। स्टेलाइट का बना रहता है, कार्बाइड का बना रहता है, हीरे का बना रहता है, हाई कार्बन स्टील का। तो जो मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर होता है उसका जो स्टाइलिश होता है वो हमारा हीरे यानी कि डायमंड का बना रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित थ्रेड में से किस थ्रेड का प्रयोग शक्ति संचारण हेतु एक दिशा में किया जाता है? स्क्वायर थ्रेड का, बटरस थ्रेड का, एक्मे थ्रेड का, या फिर वर्म थ्रेड का? वहाँ पे हम लोग बटरस थ्रेड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका एंगल पूछता है, तो एंगल इसका जो होता है, बटरस थ्रेड का एंगल जो होता है वो 45 डिग्री होता है। एक तरफा लोड के लिए इसका यूज़ करते हैं। जबकि एक्मे थ्रेड इसका एंगल जो होता है 29 डिग्री होता है, दोनों तरफ के लोड के लिए, दोनों तरफ के लोड के लिए यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद वर्म थ्रेड, इसका जो रेशियो होता है 40:1 रहता है। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर थ्रेड जो होता है इसका एंगल 90 डिग्री होता है। ये सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? हेम कहते हैं, नॉचिंग कहते हैं, ए बी दोनों, या सीम कहते हैं? तो जो शीट के टुकड़े होते हैं उन्हें आपस में जोड़ने को हम लोग सीम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो हेम होती है, हेम, ये किनारों को, किसी भी शीट मेटल के किनारों को सजाने को हम लोग क्या कहते हैं? हेम। हेम भी हमारी 3 टाइप की होती हैं, सिंगल हेम, डबल हेम, और एक आती है हमारी वायर्ड हेम। ठीक है, नॉचिंग, ये शीट मेटल की ट्रे या किसी प्रकार का बॉक्स आदि बनाने पर कॉर्नर पे जो कट लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉचिंग कहते हैं। कॉर्नर में जैसे कि स्क्वायर शेप है या रेक्टेंगल शेप में, तो यहाँ पे जो कट लगाए जाते हैं इस शेप में कॉर्नर पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे नॉचिंग बोलते हैं। ठीक है, ये किसी न किसी एंगल पे कट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइपों की लंबाई बढ़ाने के लिए डेड डैश का प्रयोग किया जाता है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। निप्पल का यूज़ करते हैं वहाँ पे, क्रॉस का यूज़ करते हैं, सॉकेट का यूज़ करते हैं, या फिर प्लग का यूज़ करते हैं? तो पाइप की जो लंबाई होती है उसे बढ़ाने के लिए हम लोग वहाँ पे निप्पल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्रॉस जो होता है ये क्रॉस इस शेप पर रहता है। 4 दिशाओं में क्या होता है? चारों दिशाओं में लिक्विड को भेजने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? क्रॉस का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लग जो होता है ये पाइप के किनारे को बंद करने के लिए करने में यूज़ होता है। ठीक है, ये सॉकेट जो होती है इसका प्रयोग भी हम लोग पाइप को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो थ्रेड होती है इसमें इंटरनल थ्रेड रहती है, जबकि निप्पल जो होता है इसमें एक्सटर्नल थ्रेड रहती है। ठीक है, इसमें इंटरनल थ्रेड रहती है, इसमें एक्सटर्नल थ्रेड रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन यहीं तक थे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।